अभी साउंड है लेकिन वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। आप अभी देखिए, आपको वीडियो और साउंड दोनों आ रहा होगा स्पष्ट। हाँ, आ रहा है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खेती का औद्योगिकरण हो रहा है। भूजल का स्तर लगातार गिरावट की ओर है। भारत के अन्नदाता राज्य पंजाब में भूजल का स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे गिर रहा है। उधर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका का जल स्तर 11 सालों में 35 मीटर गिरने की खबर है। पानी की हर बूंद है जीवन। जीविका और जीवनचर्या सब निर्भर है कुदरत के इस वरदान पर। जैविक जगत के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर ये भोजन और ऊर्जा पहुंचाने के लिए माध्यम का काम करता है। पानी जंतु जानवरों, इंसान, पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन साफ पानी की उपलब्धता दुनिया के लिए एक चुनौती बन रही है। यूं तो जल के सारे स्रोत इस समय अत्यधिक दबाव में हैं, लेकिन सबसे अधिक संकट है भूजल पर। दुनिया भर में घरेलू जरूरत के पानी का 85% और सिंचाई का 40% हम भूजल से प्राप्त करते हैं। आधुनिक खेती की तो रीढ़ है भूजल। सिर्फ पिछली सदी के दौरान ही खेती के लिए भूजल के दोहन की दर 8 गुना बढ़ चुकी है। पृथ्वी पर पानी बादलों, तालाबों, नदियों, महासागरों के अलावा धरती के भीतर भी मौजूद है। एक चक्र के तहत ये पानी एक से दूसरी जगह घूमता रहता है, जिसे कि जल चक्र कहते हैं। पूरे पानी का 97% हिस्सा है समुद्रों में, लेकिन ये पानी खारा है। बाकी बचा 3% पानी मीठा है। लेकिन इसका भी 2/3 हिस्सा जमा हुआ है बर्फ और हिमनदों के रूप में। थोड़ा हिस्सा है तालाबों, नदियों, झीलों के रूप में। और कुल पानी का आधा प्रतिशत के बराबर हिस्सा है धरा के भीतर भूजल के रूप में। लेकिन हकीकत है कि ना तो ये सारा पानी निकाला जा सकता है और ना ही इसकी उपलब्धता हर जगह एक जैसी है। कैसे पहुंच जाता है पानी नीचे धरती के गर्भ में? कवियों को कल्पना देने वाली बारिश एक और महत्वपूर्ण काम करती है। धरती की सतह को सबसे ज्यादा पानी मॉनसून के इन्हीं 4 महीनों में मिलता है। भारत में 80% बारिश सिर्फ मॉनसून के दौरान ही होती है। इसी वजह से भूगर्भीय स्रोतों का सबसे अधिक रिचार्ज या पुनर्भरण भी इसी काल में होता है। सतह पर बहता पानी धीरे धीरे रिसता रहता है। रिसन की गति निर्भर करती है जमीन की प्रकृति पर। चट्टानी और पथरीली भूमि से रिसाव कम होता है। तालाब बनाने के लिए इसी तरह की भूमि का इस्तेमाल होता है, ताकि पानी लंबे समय तक सतह पर रुका रहे। वहीं पोली और सरंध्र भूमि से पानी आसानी से नीचे रिस जाता है। धीरे धीरे पानी नीचे और नीचे की ओर बहता रहता है। नीचे कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नीचे आता पानी यहां स्पंज की तरह सोख लिया जाता है। इन सरंध्र चट्टानों को एक्विफर कहते हैं। जहां तक नीचे की सतहें पानी से संतृप्त हो जाती हैं, उससे उस जगह के भूजल तल का निर्धारण होता है।
किसी इलाके के भूजल के तल का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं वहां के कुएं। अगर कुएं का तल ऊपर है, भूजल स्तर अच्छा है, और कुआं अगर गहरा है तो भूजल काफी नीचे है। सतह के पानी के समान भूजल भी अलग अलग तलों पर नीचे की ओर बहता रहता है, समुद्र की ओर। भूगर्भीय चट्टानों की कोई परत कई बार नीचे बहती किसी धारा के आड़े आ जाती है। ये पानी आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं पड़ा रहता है, कई बार तो लाखों सालों तक। इस पानी को जीवाश्म भूजल या फॉसिल ग्राउंड वाटर कहते हैं। आम समझ है कि किसी स्थान का भूजल वहीं से नीचे जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार भूजल भरने का स्रोत उससे निकाले जाने के स्रोत से बहुत दूर होता है। भूजल की बारीकियों को बहुत पहले ही लोगों ने समझ लिया था, और यह भी समझ लिया था कि किसी ऊंचाई वाली सतह पर पानी रोककर नीचे के इलाकों के भूजल स्तर का निर्माण किया जा सकता है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए जहां भी सूखे की आशंका थी, लोगों ने सतह पर पानी रोककर भूजल को रिचार्ज करने की व्यवस्था की। भारत का एक दक्षिण प्रदेश तमिलनाडु, जहां बारिश औसत है और कावेरी के अलावा कोई बारहमासी नदी नहीं है। यहां साल में 600 से 1200 मिलीमीटर के बीच बारिश होती है। इसका भी सबसे बड़ा हिस्सा गिरता है मॉनसून के दौरान। बहुत पहले ही लोगों ने जान लिया था कि मॉनसूनी पानी का संग्रहण ही उन्हें सूखे की आशंका से छुटकारा दे सकता है। पिछले 1000 साल के दौरान मॉनसूनी पानी को एकत्र करने का एक बड़ा तंत्र विकसित कर दिया तमिलनाडु में लोगों ने। चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर एक तालाब, मधुरांतकम। एक जमाने में तमिलनाडु में ऐसे छोटे बड़े 40,000 तालाब हुआ करते थे, जो बारिश में बहते पानी को बड़े पैमाने पर एकत्र करने का काम करते थे। इन तालाबों से नहरें निकलती जो खेतों को पानी देती, और तालाबों के नीचे रिसता पानी भूजल के रूप में निचले इलाकों के कुओं को रिचार्ज करने का काम करता। अगली बारिश तक तालाब भरा रहे, इसलिए एक नियम के तहत ही इससे पानी निकाला जाता था। लेकिन धीरे धीरे इन इलाकों में खेती की व्यवस्था बदल गई। तालाब के बिल्कुल बगल का एक खेत, एक तरफ खेत में तालाब की नहर से पानी आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान ने एक बड़ा नलकूप भी खोद रखा है। पहले किसान साल में लंबी अवधि की 2 फसलें लेते थे और बीच में खेत को परती छोड़ते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां खेती का तरीका बदल गया। अब किसान संकर किस्म की धान की 3-3 फसल की ओर मुड़ चुके हैं। तालाब से मिलता नियमबद्ध पानी उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। नतीजन तालाब के रकबे में ही नलकूप खोदने का चलन चल निकला। यहां के सब किसान जानते हैं कि उनका नलकूप तालाब द्वारा बनाए जा रहे भूजल से संबद्ध है, और गर्मी के मौसम में तालाब के बगल तक के नलकूप की धारा पतली हो जाती है। लेकिन तालाब से दूर के इलाकों में नलकूप खेती की ओर मुड़े किसानों के हालात अब खराब हो चले हैं। मधुरांतकम से 1 किलोमीटर दूर खेत खाली पड़े हैं। सीमांत और मझोले किसान साल में 1 फसल की ओर मुड़ चुके हैं। किसान ने बताया, बारिश के बाद की पहली फसल के बाद भूजल इतना नीचे चला जाता है कि उनके लिए फसल को सींचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने दूसरी फसल लेना बंद कर दिया है। तमिलनाडु में फैले तालाब कई तरह से भरते थे, जिसमें से एक मुख्य था चेन टैंक व्यवस्था। मॉनसूनी नदी के पानी को एक बड़े टैंक की ओर मोड़ा जाता था। जब यह टैंक भर जाता तो इसका अतिरिक्त पानी इससे नीचे के टैंक को भरता। इसी तरह आगे के टैंक भरते। प्रबंधन, लगातार मरम्मत और देखभाल इस व्यवस्था की रीढ़ थी, जो आज का समाज नहीं दे पाया। धीरे धीरे ये व्यवस्था टूटने लगी। लोग पानी को इस्तेमाल करने के नियम भूल गए। कभी सतही पानी और भूजल के सोचे समझे और लंबे इस्तेमाल के लिए बना तालाब तंत्र आज भूजल दोहन के उदाहरण में बदल चुका है। चेन्नई के पास स्थित एक विशालकाय सरोवर चेम्बरमपक्कम
ये उन दुर्लभ सरोवरों में से एक है जो कभी कभार पूरा भर पाता है, लेकिन खेती और कुओं की बजाय इससे सीधे पानी खींचा जाता है चेन्नई शहर की जरूरतों के लिए। लोग इन टैंकों और भूजल के संबंध को भूल से चले हैं, जो कि तमिलनाडु को कम वर्षा वाला इलाका होने के बावजूद भूजल से पर्याप्त रखता था। तमिलनाडु भारत के उन 7 राज्यों में शुमार हो गया है जहां भूजल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, जो खेती और जीविका दोनों पर असर दिखाने लगा है। भूमिगत पानी का सीधा रिश्ता इस दर से है कि नीचे रिसकर कितना पानी पहुंच रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के खेती प्रधान अधिकतर इलाकों में भूजल तेजी से नीचे गिरने की खबर है। 60 के दशक के बाद भारत में नलकूप खनन पर जोर दिया गया और अगले कुछ सालों तक देश भर में प्रतिवर्ष 1.25 लाख नलकूप खुदते रहे। इनमें से सबसे ज्यादा नलकूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों में खोदे गए। पंजाब में आज 400 फुट गहरा नलकूप खोदना आम बात हो गई है। बिल्कुल इसी तरह की स्थितियां देश की राजधानी दिल्ली और सटे राज्य हरियाणा की हो गई हैं। वहीं खबर है कि गुजरात के कुछ इलाकों में भूजल स्तर 10 फीट प्रतिवर्ष की दर से नीचे गिर रहा है। तमिलनाडु में चेन्नई की आपाधापी घनी आबादी और भीड़ भाड़ के बीच किसी तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए एक दलदल। जैव विविधता की दृष्टि से दलदल बहुत समृद्ध इलाके हैं जो जीव जंतुओं के साथ वनस्पतियों को भी आश्रय देते हैं। लेकिन आज शायद लोग भूल चुके हैं कि ये इलाके भूजल के भंडारण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक हैं। एक सोखते या स्पंज की तरह ये बारिश को सोख कर आसपास के इलाकों के भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करते रहते हैं। इसीलिए सतही स्रोतों के दुष्प्रभाव का असर उस इलाके के भूजल पर तुरंत दिखाई पड़ता है। दलदल एक तरफ से पाटा जा रहा है शहर द्वारा पैदा किए जा रहे कूड़े से। बहुत बड़ा इलाका पहले ही कूड़े से भर चुका है। यह कूड़ा ना सिर्फ वायु प्रदूषण पैदा करता है, बल्कि इससे निकल रहे रसायन सीधे पानी के साथ घुलकर स्थानीय भूजल के चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। कई वैज्ञानिक जांचों से पता चलता है कि इस क्षेत्र के कुओं में कई हानिकारक रासायनिक तत्व मिलने लगे हैं। प्रदूषित भूजल स्रोतों को साफ कर पाना असंभव सा काम है और उस जगह को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। शोध बताते हैं कि भूजल के स्रोतों को सबसे बड़ा खतरा लैंडफिल्स, खुले में रखे गए कूड़ा घरों, तेल भंडारणों, रासायनिक फैक्ट्रियों, रासायनिक खेती और सीवेज सिस्टम से होता है। इसीलिए ऐसी संयंत्रों को लगाने से पहले उस स्थान के भूजल के प्रवाह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर भूजल का प्रदूषण मानवीय त्रासदी के रूप में नजर आता है। जहां खेती प्रभावित होती है, लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रदूषित पानी की वजह से पूरी दुनिया में रोजाना 14,000 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। समुद्र से सटे तटीय इलाकों की ओर चलें तो भूजल कुछ और ही कहानी कहता है। सामान्य तौर पर तटीय इलाकों के पास के इलाकों में समुद्री खारे जल और भूजल के बीच संतुलन होता है। भूजल स्रोतों का लगातार भराव इस खारे पानी के लिए एक बैरियर का काम भी करता है और तटों पर भी मीठा पानी मिलता रहता है। लेकिन भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में हालात कुछ और हो चले हैं। यहां क्षमता से अधिक दोहन की वजह से स्रोतों का भराव नहीं हो पा रहा है और संतुलन गड़बड़ा गया है। परिणाम स्वरूप समुद्री खारा पानी भूजल की जगह लेने लगा है, जिसका असर खेती और जनजीवन दोनों पर पड़ रहा है। भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र का एक गांव
रालेगाम सिद्धि। 80 के दशक में पानी के संकट के बीच लोगों को एक नया संदेश देता उभरा ये गांव के ही एक नागरिक अन्ना हजारे के नेतृत्व में समाज उठ खड़ा हुआ, साल दर साल आ रहे सूखे से निपटने के लिए। भूमि की ढलान के मुताबिक बरसात के बहते पानी को रोकने के लिए जगह जगह बंद बनाए गए। कई जगहों पर पानी को जमा किया गया। बड़े पैमाने पर जमीन की कॉन्टूर बंदी की गई। प्रयास किया गया पानी की हर बूंद को रोकने का, और कभी सूखे से त्रस्त रहने वाला गांव भूजल से संपन्न हो गया। अन्ना हजारे के प्रयासों ने दूर तक लोगों को पानी संजोने की ओर प्रेरित किया। हाल ही में पानी बचाने की एक बेहद सफल प्रयास की तस्वीर उभरी है राजस्थान से। भारत के पश्चिमी कोने में पसरा मरुस्थल राजस्थान। इसी मरुस्थल में स्थित है एक गांव लापोड़िया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है, जहां समाज एक हो जाता है, पानी की तस्वीर बदल जाती है। लापोड़िया के रास्ते में एक दूसरे गांव का सामुदायिक चारागाह, जो एक विशाल बंजर मैदान में बदल चुका है। कभी यहां घास का हरा मैदान रहा होगा, जो भूजल को रिचार्ज करने का काम भी करता होगा। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी बही, घास ने उगना बंद कर दिया और पानी को थामने का कोई जरिया नहीं बचा। और अब यहां गड़रिये भी नहीं रुकते। इसका बंजर होना बताता है कि गांव की सामुदायिक काम करने की सोच किस हद तक टूट चुकी है। सुना है कभी लापोड़िया भी इस हालत में ही था। बोर्ड से शुरू होती है लापोड़िया की सीमा। लापोड़िया में चल रहे परिवर्तन को रेखांकित करता यह बोर्ड बताता है गोचर को लेकर गांव द्वारा बनाए गए नियमों को। साथ ही शुरू हो जाता है लापोड़िया का गोचर, जो रोजाना सैकड़ों पशुओं की चराई की क्षमता विकसित कर चुका है। गोचर का स्वास्थ्य इंगित करता है कि इस गांव का समाज अपने संसाधनों का किस तरह ख्याल रखता है। गांव की बानगी भी कुछ ऐसी ही निकली। हरा भरा गांव इंगित करता है कि भूजल का स्तर यहां अच्छा है। लापोड़िया की कहानी जीवट की कहानी है। महीना जुलाई का। पौ फटने के साथ ही पानी बचाने के काम में जुटे लक्ष्मण सिंह निकल पड़ते हैं गांव द्वारा बनाए चौकों की ओर। अपने साथियों के साथ वो देखना चाहते हैं कि रात की हल्की बारिश से चौके कितने भर चले हैं। आज लापोड़िया अपने चौकों की वजह से जग प्रसिद्ध हो चुका है। चौकों के पीछे एक सरल सिद्धांत काम करता है, वो है पानी की बूंदों को वहीं थामना जहां वो गिरती हैं। धरती के भीतर जाकर ये भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने का काम करती हैं। चौकों के निर्माण में किसी स्थान की ढलान के मुताबिक 3 तरफ से मेड़बंदी की जाती है। निचली ढलान पर बनी मेड़ सबसे ऊंची 9 इंच की होती है, जो बहते पानी को रोकने का काम करती है। ढलान पर बहता पानी इस मेड़ पर रुक जाता है और पीछे की ओर भरना शुरू हो जाता है। अगर एक चौका भर गया तो पानी ऊपर की ओर से मुड़कर अगले चौके में चला जाता है। चूंकि उसके मुड़ने की जगह ऊंचाई पर है, तो पानी के प्रवाह में गति नहीं होती। मरुस्थल में मिट्टी की परत बहुत पतली होती है, जो हल्के से पानी से बह जाती है। चौके पानी के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। वो इसे थामते हैं, जो धीरे धीरे धरती में नीचे चला जाता है। इन्हें गोचर में बनाया जाता है, जो कि गांव की सार्वजनिक भूमि होती है। चौकों के बीच तरह तरह के गड्ढे कुइयां बनाकर पानी को नीचे जाने के और भी रास्ते दिखाए जाते हैं।
गांव की साझा समझ के आधार पर 15 साल से चल रहे इस प्रयास ने गोचर की काया पलट कर रख दी। गांव के पशुओं को चारा देने के अलावा ये गोचर गांव के भूजल के लिए एक बड़े स्पंज का काम करता है। लेकिन गांव सिर्फ यही नहीं थमा। उन्होंने बरसात के पानी की हर एक यूं ही बहती धारा को थामने का संकल्प भी लिया। ये है गांव का सबसे बड़ा तालाब अन्न सागर, गांव की खेती का जीवन। एक दिशा से आती पानी की बहती धाराएं इस तालाब को भरने का काम करती हैं। दूसरी तरफ हैं दो और तालाब, जिन्हें नाम दिया गया फूल सागर और देव सागर। ये भरते हैं दूसरी दिशाओं से बहकर आ रहे बरसात के पानी से। इन तालाबों के साथ ही गांव ने इस पानी के इस्तेमाल के नियम भी बनाए। अन्न सागर को सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। गांव का कोई भी व्यक्ति इस पानी को निकाल सकता है। दूसरी तरफ फूल सागर और देव सागर से पानी निकालना प्रतिबंधित है। ये पानी पूरे साल भर बना रहता है। इसका एक ही काम है, गांव के कुओं को भरा रखना। कुछ उसी तरह का काम जिसके तहत तमिलनाडु के तालाब बनाए गए थे। आज गांव की पानी की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि जहां दूसरे इलाकों में लोग 300 मिलीमीटर वर्षा को सूखाग्रस्त क्षेत्र बताते हैं, ये गांव इससे अपने पूरे साल की जरूरत का पानी सोख लेता है। 10 से 12 लाख रुपए का दूध उत्पादन करता है और साल में 2 फसलें देता है। रालेगांव सिद्धि लापोड़िया के प्रयोग बताते हैं कि पानी संजोने का काम वहीं सफल हुए जहां समुदाय एक होकर पानी की हर बूंद को संजोने निकल पड़ा। जरूरत है इन प्रयासों को मजबूत करने और फैलाने की, ताकि लोग अपने स्तर पर पानी को संजोना सीखें। अपने आप को अनुभव करके कैसे मानसिक में सुमन भाभी। यस, आज के वीडियो से हमने क्या सीखा? वीडियो के दौरान कौन सी बात आपको ध्यान में? देखिए, ये 30 वर्ष पुराने वीडियोस हैं। 30 वर्ष पहले के आपने कह रहे हैं प्रतिदिन 14,000 लोग पूरी दुनिया जल को पीने से मर जाते हैं। जो कचरा हम करते हैं, हमें लगता है कि हमने तो गाड़ी वाला आया कचरा निकाल के वाला देते हैं और सोचते हैं हमने अपना काम पूरा किया। हमने अपना काम पूरा करके पानी जब गिरता है जो रिश्ते है ना, सारे सभी रसायनों के साथ जल में मिक्स होता है। और ऐसा होने के फलस्वरूप जब वही रोड से निकालते हैं पानी, ऐसा ही रसायन युक्त पानी और पानी मान कर पीते हैं। कई सारे बोर करा करके बहुत सारे जगहों पर ऐसा है उस पानी को बहुत बढ़िया पानी पीते हैं। हमारे घर में 2 बोर में 3 बोले ऐसे लोगों को से मिलते हैं। उस पानी में भी जो बहुत तेजी से पानी लगाने उसमें भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो दर्शन में कई सारी जगह है जो मानव के लिए उपयोगी व्यवस्था गति से देखें 70% सतह पर सागर का पानी है। ये सागर का पानी जो है अधिकतर सागर का पानी और जो वहाँ से पानी भाव होता है। तो देखिए बादल बनते हैं, हवाएं और पहाड़ हैं, पहाड़ हवाओं को दिशाएं देने का काम करते हैं। और एक व्यक्ति के घर तक है ना, प्रत्येक गाँव पानी को प्रकृति पहुँचाने की व्यवस्था करती है। हमारा काम कितना है तो किसी किताब में कागज में लिखा है घर का पानी घर में हमारा काम लिखा है कि उस पानी को से हम पकड़ लें, प्रसाद उसको ले लें सफेद ख्याल से ही समस्याओं उस पानी को हम कैच करें, उस पानी को हम रिसीव करें। सिर्फ इसी से बात है कि हमने अपना कटोरा हमने अपने कटोरे पे पानी का बरस रहा है।
आग वो है कैसा होती है, झरना वो हमें थोड़ा पता नहीं है क्या करें। उस दिन में हमें और फिर आपको भी जैसे कहा गया कि बिना प्राकृतिक नियमों को समझे मनुष्य कैसे स्वस्थ हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमें लगना चाहिए। इसमें बहुत बढ़िया गाँव की कहानी दिखाई गई कि कैसे जब वर्षा हुई तो एक गाँव अपने आप को समृद्ध पा रहा है, ये और अन्य गाँव में है वो अपने आप को समृद्ध पा रहा है। तो एक बात ये भी समझना है कि भारत का व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं है। मिलकर करके कई परिवार समूहों के प्रयास से किसी गाँव इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। ये बात हमें समझना है। आयुर्वेद के अनुसार भी जो बारिश का पानी है ना वो बहुत बढ़िया है ना स्वास्थ्य की दृष्टि से। मैं और शिवा जी ने मिल करके हमने 7,000 रुपये कुल खर्च किए। 3 वर्ष में हम ये पानी सेलिब्रेट करते हैं 5 से 7,000 रुपये। उसमें हमने किया कि पानी की टंकी पानी जो हमारे सिस्टम का उसको हमारे वर्षा शक्ति जल का हमने अनुमान लगाया क्योंकि हम कच्छ में रहते हैं, कच्छ में पानी निकल नहीं पाता है, वर्षा वो होती है जब हो पाता है उसी से देखा जब यहाँ पर पानी नहीं पाता है तो उस पानी को संग्रहित कर लेते हैं। हमने हिसाब लगाया कैलकुलेशन पर हम करना 20 रुपये की हमें पानी यहाँ पर 20 अगर 30 दिन के हिसाब से 600 रुपये 12 महीने के हिसाब से 7,200 रुपये का पानी एक जैसे 2 लोग के लिए अगर ले रहे तो कम से कम 3,000 रुपये का पानी खाना बनाने के लिए पानी इसी से हम देखने जाएँ तो प्रति वर्ष हम 7,200 रुपये खर्च करें और 7,200 रुपये मतलब जो दिन परिवार बने उससे सभी पानी का इस्तेमाल करते हैं और उस पानी को पहुँचाने के लिए जो वर्षों से सबसे पेट्रोलियम जमीन आया है उस पेट्रोलियम में पेट्रोल इस्तेमाल करके गाड़ी आती है हमारी सोसाइटी होती है और पानी को पहुँचाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी सोचा ना तो हमने कैसा काम कर लिया कि एक बार वो इन्वेस्टमेंट से हम प्रत्येक वर्ष पानी की बार और पानी की क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता अच्छी डिलीवरी और हम इस व्यवस्था से निकलते ये व्यक्तिगत प्रयास है। लेकिन क्या इससे अधिक प्रयास कर पाए नहीं कर पाए जैसे ब्लैक वाटर का ग्रे वाटर में करना चाहिए में भी सोसाइटी का काम होना चाहिए। मेरी सोसाइटी वहाँ पर एक समय में 400 मुझे लगता है 150 के आसपास 150-200 के आसपास लेकिन चूँकि समझ में एक नहीं है या व्यवस्थागत विधि से हम कुछ करना चाहते हैं ऐसा कुछ कल्पना में नहीं आने के कारण जो पानी हमारे पास आ रहा है पानी का शोध है और भी अन्य तरीके के शोध है वो सब पानी आता है और उसको जाने लेकिन एक बार आए हुए पानी का हम कैचमेंट करें और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम खड़ा करें मतलब सोसाइटी में बहुत सारे कॉमन प्लॉट्स हैं। मैं कल्पना बहुत बार करती रहती हूँ लेकिन ऐसा कभी है तो प्लांट लगा करने में मुझे लगता है इस आज की तारीख में 1 लाख रुपया से अधिक दे रहे लेकिन प्रतिदिन करीब मुझे लगता है 1 लाख लीटर पानी आता है हमारी सोसाइटी में जिसको हम वापस कभी नहीं पहुँचाने दे सकते। पानी आ गया तो सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब पानी को अलग करें वापस इसको पेड़ पौधों में डालें तो इसके हिसाब से 1 लाख लीटर पानी कितना पॉसिबल है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं प्रयास करेंगे आगे जाकर लेकिन इसका विचार मत करती आप में से कई लोग इस विषय पर सोच सकते हैं। आपको कुछ लेना हो जल को लेकर के आप कहीं आप कहीं में आपने कुछ किया हमने हमारे गाड़ी में खेत में
रिचार्ज करने के लिए भी एक सिस्टम है। ये भी बहुत कम पैसों में खड़ा हो जाने वाला सिस्टम। खेती बाड़ी करते हैं या हम ये भी कई बार करते हैं जब पानी हम स्टोर नहीं करते क्या करते हैं, जहाँ पर पानी गंदा पानी है उसको हम साफ पानी स्टोर नहीं करते, तो हमने इसे एक सिंपल एक बॉटल का काट के अलग कहूँगी कि इसकी वीडियो बनाए और सिंपल एक माजा की बॉटल है जिसको पाइप में आधा काट के बना दिया, उसकी पाइप को अटैच कर दिया। तो जब भी पानी की बरसात होती है क्या करते हैं उसको हम अपने छोटे से मिट्टी पॉट के गार्डन में डाल देते हैं और वो हमने ऐसा खाद मिट्टी मतलब जैसे ऐसा मिट्टी खाद बना ली है उसकी कि हम एक बार उसमें डाल देते हैं ना, केंचुआ और ऐसे सब पर आ गए वो पानी को मिट्टी पी जाती पीती ही चली जाती है ना। और हम मुझे लगता है बहुत साल में बहुत कम उस जगह पर पानी देते हैं जो सामान्य रूप से जो चीज़ जैसे पानी नहीं होता उसके क्या वो आधा होती है साइज इतना बड़ा होता है क्योंकि जमीन को हमने तत्वों से भरपूर करते हैं वेस्ट से ही कर पाए। ये बहुत सुखद है ना और सुखद के साथ साथ एक तो मानसिक सबसे आप बहुत वो रहते हैं साथ साथ स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट पानी भी आपको अपने इस बारे में अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे श्रीमान के जो जनक हैं वो इस और आपको कोई भी सुझाव चाहिए वो ऑर्गेनिक खेती से जल संरक्षण के विषय में हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से अभी इस वीडियो के संदर्भ में इतना ही, इसके आगे हम लोग कुछ पठन शेयर कर लीजिए। Shalini, the tabs are off. You'll have to come. मैं शेयर कर सकता हूँ। जी जी अंकल जी आप शेयर कीजिए बिल्कुल। क्योंकि जल संग्रह जैसे आपने किया था तो हम दूसरे घर में रहते थे, वहाँ पे भी हमने बरसात का पानी का संग्रह किया तो 10-12 इंच बारिश होती है, उसको जो अगासी बोलते हैं ना यानी कि टेरेस ऊपर का, तो उसको साफ करके रखते हैं। एक तो बारिश चालू रहती है फिर एक रात में वो भर जाता है टंकी। कभी कभी बारिश आती है तो 3-4-5 घंटे अच्छी तरह से बारिश हो गई तो पूरा टंकी भर जाता है। पूरा साल चला है, ऐसे 1-2 साल हमें चला है। अभी हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो ये आपका अनुभव, ये मेरा भी अनुभव रहा। फिर दूसरा हम जो खेत जोतते थे, अभी तो वहाँ से भी मैं हट गया है, तो वो कच्छ में भी 400-500 फुट का जलकूप यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, बोर करते हैं। पानी 300 फुट पेता है, 250-300 फुट पे, और हर साल वो नीचे जाता है। जब बारिश आती है तो थोड़ा ऊपर आता है और वापस नीचे चले जाता है। अभी अभी कच्छ में क्या हुआ है कि जो नदी के प्रवाह है उसमें बड़े बोर फिल्टर लगा के बड़े बोर कर दिए पानी रिचार्ज के लिए, यानी कि रिवर्स लेना नहीं है उसमें से। तो पानी के जो नदी होती है उसी के धारा के प्रवाह में बड़े बड़े बोर, तो लाखों लीटर पानी उन्होंने रिचार्ज किया और वो पानी की सतह आजू बाजू के जो इलाका है उसमें ऊपर आ रहा है। तो ये भी एक अभी जलकूप को पानी रिचार्ज लेने के लिए नहीं, देने के लिए उसका उपयोग है। और इस तरह से हमने हमारे गांव में भी 10-11 बोर बनवाए थे किसानों के खेतों में, जो नहीं बनवाए नहीं थे, वो जो उनके जलकूप बोर सूख गए थे उसमें पानी को प्रवाहित करने के लिए वहाँ पे पानी प्रवाहित करके और फिर वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सूख गए थे पहले से, तो उसमें पानी डाल के उसको फिल्टर करके पानी डाल के तो गाँव में भी अच्छा रिजल्ट है। तो इस
तरह से ये अनुभव जल संचय का रहा। बट आमतौर पे तो ऐसा रहा है कि जो केमिकल खेती हो रही है वर्षों से, तो जमीन सीमेंट के माफिक प्लास्टरिंग हो रही है, तो पानी उतरता ही नहीं है, तो पानी बह जाता है। मेरे खेत में मैंने जब से शुरू किया कोई केमिकल तो डाला नहीं था, तो पानी 2 दिन 3 दिन भरा रहता था खेत में, और 3-4 दिन के बाद वो सब सोख लेता था। बाजू के खेत में जहाँ केमिकल खेती हो रही है वहाँ 2-2, 3-3 महीने तक पानी नहीं सूखता था। दाड़म का उनका बगीचा था और उस तरह से ठीक है। तो ये अनुभव पानी के बारे में बहुत बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी। ये तो हमने भी खेती करने के कारण ये अनुभव किए ही हैं। जानते कोई इस प्रकृति की सारी व्यवस्था है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप ऐसा नहीं कि आप किसी भी चाहे एक्चुअली शोषण करना चाहते भी हो तो कर नहीं पाओगे, लंबे समय तक वो चीज़ चलेगी। तो आपको लगता है इस साल हम बहुत अच्छी फसल ले लेंगे, अगले साल हम पाओगे तो धरती बंजर पड़ेगी। या 2-3 महीने जब दाड़म के खेत है, दाड़म के खेत जानते हैं ना, जब धरती पूरी तरह से बंजर हो गई है तो बंजर धरती पर एक कुछ नस्ल हो सकती है वो दाड़म की, तो वो उगाएंगे। दाड़म का खेत मतलब वास्तव में धरती बंजर है ना, तो उसमें सोचते हैं कि कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर 2-3 महीने पानी भरा ले गया तो नए सर खेती भी नहीं। तो वास्तव में देखेंगे ना, तो अगर समझ नहीं में प्रयास करते तो प्रयास भी बढ़ते ही चला जाए। कैसे पता, जैसे हम देखें तो ट्रैक्टर की हॉर्स पावर जो है ना वो साल दर साल है ना, हर एक जनरेशन में देखें तो उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। और इतना भारी ट्रैक्टर जब हम जमीन के ऊपर चलाते तो जमीन को वास्तव में और कॉम्पैक्ट करते चलेगा। ये सब इस कारण से हुआ कि हमने वास्तव में गलती से सिस्टम को पहचाना है। सिस्टम जब मैंने लगा तो व्यवस्था देखकर मुझे तो खूबसूरत व्यवस्था लगती रही। आप सोचिए ना 70 जगह पर खारा पानी, लेकिन हमारे गाँव आता है कि क्या पानी आता है, मतलब सच से पानी का इवैपोरेशन हुआ, वो बादल में तरह के फिर आवाज हुई शुरू हो। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मिनरल्स और मिल रहे हैं ना, बढ़ते से और इस स्थिति से ना मिनरल की पानी में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक टैंक बना कर रेडी रखना है जिसमें आपको अपने समाज के आप गाँव की तालाब से आपको समझना है पानी के दौरान को पहचानना है। हम इस बात को पहचानते हो इतना सा हमको काम करना है। देखिए अगर पूरी व्यवस्था को देखिए, नदियों की व्यवस्था को देखिए, जैसे हमने पीछे वीडियो में देखा था ना, तो नदियाँ जानते हैं क्या करें, जड़ें किसी पहाड़ पौधे को तोड़ के पत्तियां के समय पत्तियां जो है एक बढ़िया खाद वाली कुछ मिट्टी तैयार कर, इस मिट्टी को पानी में वो बहा करके लेता चला है। और ये सारे मिनरल्स है ना नदियों के माध्यम से जो हेवी मेटल्स है, हेवी मटेरियल्स है, वो वास्तव में मानव के लिए सही नहीं, वो नदी को बाहर करके वापस पहुंचा देते हैं समुद्र। तो एक्चुअली पूरा फिल्टर सिस्टम आपके पास अच्छी जगह फिर से हेवी गंदा पानी को मिलाना तो वापस समुद्र में आएगा, समुद्र की तली में हेवी मेटल्स वापस आएंगे। ये एक रोटेशन है आवर्तनशीलता के रूप में हमको जल चक्र दिखाई देता है। तो यदि हम इसको समझ पाते हैं तो एक तो समझने से सीखी होगी, से समझ बनने से सीखी होगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये व्यवस्था को देखते रहिए कि वास्तव में कुछ आधा अधूरा समझ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि वैसा जिए, शोषण करके जी नहीं पाते हैं।
अंत में आप शोषक होते समय शुष्क है और उसके बाद जैसे ही आपकी वायु व्यवस्थाएं खड़ी कर ली तो आपका शुष्क बने ही रहना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं ये जो नदियाँ हैं हेवी मेटल्स को वापस बाहर के ले जाती हैं। इसके ऊपर के पैराग्राफ में ये बात थी, इस पैराग्राफ को देखते हैं। बाबा ये कह रहे हैं इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित कर, जैसे कि बाबा ने कहा 10 क्रियाओं की आपकी संभावना है और आप 4.5 क्रिया में जी रहे हो। जैसे किसी चीज़ में कोई ताकत हो, जैसे आपकी गाड़ी 100 की स्पीड जा सकती है और आप 45 की स्पीड में जा रहे हैं। बाबा ने कह रहे हैं ऐसा तो जीना लंगड़ा लंगड़ा जीना। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना। अभी भी हम जिस चेतना में जी रहे हैं उसको बाबा जी ने क्या कहा था, आदि मानव चेतना। वही 4 विषय 5 संवेदनाओं के लिए कार्यक्रम में हमने अधिकतम किसी स्थिति को प्राप्त किया। मूल्य शिक्षा की जब तक मूल्यों को सार्थक मूल्यों को पहचानेंगे नहीं व्यवहार करना बनता है। जानना मानना पहचानना व्यवहार करना। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान, जागृति व समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहित समाधि, यही अनुभव सहित समाधि। इसलिए मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में क्रोधितवाद का कोई स्थान नहीं है और न ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको ताड़ दूंगा इस बात से भी मुक्त। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति कर जाएगा तो संसार कर जाएगा, यह बात नहीं हुआ, ये देख लिया गया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह कर जाएगा। अभी तक सारे ग्रंथों में, सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत, लेकिन प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं है। सभी बातें उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करें? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें? जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना चाहिए। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला की परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यावसायी विधि से ही होती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से और व्यवस्था विधि से ही हो पाती है। इस प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान पर व्यवस्था रूप में जीना। जो वीडियो सीरीज में आप दिखा रही हूँ, विकास क्रम विकास को ठीक से समझने की एक बात आती है। प्राकृतिक नियमों को एक ठीक से समझने की बात आती है। जब हम इन सभी वस्तुओं का जो सभी घटनाएं घट रही हैं, जो सभी प्राणावस्था पदार्थावस्था काल में शुरू में है, पहले तो मुझे लगता है इंफॉर्मेशन के रूप में ही हमारे पास ये जुड़ी गई। जैसे शिक्षा हमको मिली है, इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने जैसे हम है ना इस इकोनॉमी के फ्यूल्स पर खड़े है ना, इस आधार पर ही शिक्षा का डिजाइन है। ये सारे वैज्ञानिक रूप से तथ्य लोगों को पता है, लेकिन जो किताबें पढ़ के आए हैं उन किताबों को पढ़ने के बाद व्यवस्था का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप हमारे समाज में स्पष्ट नहीं है। ये बताने की बात है। मैं विज्ञान पढ़ते ही पढ़ते हुए ऐसा चित्र कभी भी इस प्रकृति का स्पष्ट नहीं हुआ जैसे दर्शन को पढ़ने के बाद हुआ। और यही बताना होता है कि अलग अलग बहुत सारे वीडियो पढ़ने के रूप में अलग अलग किताबों में भी चीजें शिक्षा में नहीं। मुझे लगता है कि यदि यही वीडियो के कंटेंट को जो इन्फॉर्मेशन के कंटेंट को ले लिया जाए और अस्तित्ववादी विचार के रूप में जो जनरेशन है उसको ले लिया जाए
तो एक बहुत सुंदर और सरल शिक्षा विधि से हम ऐसे वीडियोस बना सकते हैं जिससे किसी को भी विकास के पीछे का प्रदर्शन हो सकता है। उसमें व्यवस्था है तो ये भी उनको स्पष्ट हो सकता है। न्याय प्रमाणित विधि आदमी सामाजिक होता और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन न्याय प्रमाणित हुए बिना मानव के बीच में जो व्यवहार है उसका नाम है। इस बात का अध्ययन शिक्षा में आयुक्त समझने में आदमी सामाजिक होता नहीं, मतलब समाज गति उसमें आती नहीं। ऐसा नहीं होता तो और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन हो नहीं सकता। ऐसे समुदाय में विद्रोह संघर्ष और युद्ध होता ही नहीं। हमारे इतिहास हमारी जनरेशनल स्टोरी सब बातों से भरी पड़ी। हर परिवार की कहानी होती है जिसको किताबों में इतिहास के रूप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहानी से आपको पता चलेगा कैसे परिवारों में भी है ना ऐसा व्यक्ति से जीते हुए भी विद्रोह संघर्ष और युद्ध होता ही, ऐसे गाँव की कहानियाँ होता ही है। और वाद विवाद विद्रोह संघर्ष शोषण होते हुए सामाजिक बनाया ऐसे कैसे मान लिया जाए। यदि समुदायों के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे मरे मारे ऐसा भी इसके लिए छूट होना चाहिए। उसको क्यों बांध रखते हैं? इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम ठीक से हृदयंगम करते हैं, देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके। इच्छा के रूप में तो हमने बड़ी इच्छा करी वसुधैव कुटुम्बकम हो गए, वास्तव में विद्रोह संघर्ष ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्याय समझ में आया नहीं। मानव के साथ कैसा जिए ये समझ में आया, मानव प्रकृति के साथ कैसा जिए ये समझ में आया नहीं। समझने की चीजें देख पाएगा। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए हम पार नहीं पा सके, तो हम सोचने के लिए तैयार हैं। मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है। अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। किसी सुंदर बात की है, अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। एवरीबडी हैज अ जर्नी, है ना। इस जर्नी में जो आपके प्रश्न है ये शोध कीजिए। और अभी तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक विधि से कि मतलब सच में जिन खोजा तिन पाइयाँ, है ना। ऐसी क्या कंटेंट नहीं उपलब्ध है। और दूसरों की तृप्ति का शोध बनना भी आवश्यकता है ना। मानव इससे कम में तृप्त नहीं होता। दूसरों की तृप्ति का शोध बनना अर्थात पारिवारिक सामाजिक होना। यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? पहला मुद्दा समझदारी सहित शिक्षा संस्कार विधि से सर्व सुलभ हो जाए, है ना। ये जो बातें हैं जो हम कह रहे हैं, जो बाबा जी ने अनुभव तक जाने के बाद ना 10 क्रियाओं में प्रमाणित जो ये व्यक्ति बात है, ये सहज सभी सामान्य मानव तक पहुँच जाए, है ना। कि ये हमने ये अनुसंधान हुआ है। एक इस समझदारी का सामान्यीकरण ये भी एक होगा तो शिक्षा संस्कार विधि से होगा। यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया? पहला मुद्दा समझदारी सहज शिक्षा संस्कार विधि से सर्व सुलभ हो जाए, है ना। किसी को पता ही ना हो ऐसा ना हो, कम से कम पता सबको हो जाए। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए। मजेदार बात ये है कि समझदारी वास्तव में जैसे होता जाता है, चर्चाएं व्यवहार वाली जब चर्चाएं होने लग जाती हैं, अपने आप ये आपके अंदर उतरता है, आपके अंदर ये जीने आवश्यक मानने लगते हैं। आवश्यकता जब आपकी इच्छा या इच्छा आवश्यकता स्पष्ट होने लग जाती है तो घटने लग जाती है। आप उसी के लिए अपने तन मन धन का नियोजन करने चाहिए कि कला में धरती जल व वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए और मानव के साथ कैसे जिया जाए। इनमें से किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता, सबके साथ ही जीना।
हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है। थोपा हुआ किसी को स्वीकार होता है। हर व्यक्ति में यह मूल रूप में उत्साह है। स्वयं समझदारी के फलस्वरूप आपके क्रियाकलाप में घटता ही है ना, दिखता ही है। और ये कैसा है? मूल रूप में उत्साह है, स्वयं स्फूर्ति हर मानव की आवश्यकता है। इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि हम दूसरों को धारूंगा। यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते हैं। सब आस्था करते हैं, अपने गुरुओं से कहते हैं कि भाई हमको दार दीजिए ना, कोई वरद हस्त रख दे और हमें ज्ञान हो जाए। ऐसी सब हम अपेक्षा करते ही रहते हैं। यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते हैं। अब यह सोचना है कि आश्वासन के रूप में आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है। आरंभिक काल से जैसे ही प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार, हमारा स्वाभाविक रूप में उत्साह, प्रमाणों को खोजने के आधार में ही ये सब पुनर्विचार करने की प्रवृत्ति बनी। उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ उसे मानव सम्मुख रखने के लिए अर्थात लगे हुए। जैसे 700 करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, कि मेरे साथ भी रहा। इसको आप अंदाज कर सकते हैं। सभी मानवों जैसी ही स्थिति में मैं थी। संसार में प्रचलित शिक्षा संस्कार, कर्मकांड संस्कार, इसी जंगल से मैं भी गुजरने के बावजूद हमारी संस्कृति स्वीकृति तो मैं कॉलेज शिक्षा के साथ रही, ना परंपरागत आदर्शवादी संस्कार के साथ रही। भौतिकवादी और आदर्शवादी दोनों संस्कार को बाबा ने एक तरीके से ठीक नहीं था। हमारी आस्था इसमें स्थिर नहीं है। यह हमारा संपूर्ण उद्देश्यों की ओर दौड़ने का आधार और कारण कहीं न कहीं देखिए जो कारण बना वो समीक्षा बनी है ना, कहीं न कहीं शिक्षा हो गई। हमारी आस्था न शिक्षा परंपरा में न संस्कार परंपरा में बनी, शायद रिक्त हो, मतलब खालीपन को महसूस किया। और यही हमारा अपने ढंग से दौड़ने का बना। घटनाएं तो घट चुकी, इसलिए घटना जीवन को समझना महत्वपूर्ण रही। जीवन में ही समझदारी समाई है। समझदारी पूर्ण विधि हमारे हाथ में लगी। मान्यताओं आस्थाओं के आधार पर हम 4.5 क्रियाओं में जीते हैं। आस्था मतलब बिना जाने मान लेना, जिसको जानने के बाद मानते हैं उसका नाम है विश्वास। के साथ जीने में 10 क्रियाएं प्रमाणित होती हैं। मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता ही आप भी कर सकते हैं। अस्तित्व को प्रमाणित करना ही इसी में ये अणु परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। बोल, वनस्पति, पदार्थ ये सभी सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में है। और ये भी देखें तो व्यवस्था किसके लिए है ना, तो मैं तो कभी ये सोच के इतनी बड़ी धरती की व्यवस्था 4.5 अरब वर्ष का और किसके लिए? इसके लिए हमें 10 क्रियाएं, हम 10 क्रिया संपन्न हो जाए। ये सोच के अनुभूत हो जाते हैं अस्तित्व में एक इकाई के रूप में एक अंश है ना। एक ऐसी स्थिति में आ गया जो जिसका गठन होता हो गई अन्य अंशों के साथ। मेरी संभावना कितनी तो इस अस्तित्व का दर्शन कर लेने की संभावना है जब अभिभूत कर जाती। ऐसा है, मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। सहजता से बाबा जी कहते हैं, इससे पता चलता है कि वो हमें किस स्वरूप में हमारा दर्शन करते हैं। अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है और ये उनके विश्वास का आधार की जागृति का क्रम है। जागृति है निश्चित है, जागृति है निश्चित है, इसे प्रमाणित करना ही है। इसी क्रम में ये अणु परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। ये बोल, वनस्पति, पदार्थ के सभी सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में
सह-अस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही शुद्ध रूप यही है कि सभी इकाइयाँ अपने में ऊर्जा से संपन्न हैं। इसी सत्य को कहते हैं ऊर्जा से संपन्न रहने की यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। अस्तित्व कैसा है? इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन कि हर इकाई क्या है? ऊर्जा संपन्न है। सभी परमाणु अंश, सभी परमाणु, सभी अणु अपने में व्यवस्था को उन्मुख है जो मानव को प्रेरित करने की इस पर मेरा अनुमान ऐसा है कि हर ज्ञानी अज्ञानी को सह अस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। इस मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं और मानव से कम में हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं। 10 क्रियाओं का जो प्रभाव है ना ऐश्वर्य के रूप में, ये उदय होने वाला नहीं और साथ ही साथ है ना सुखी होने वाले भी नहीं। ठीक, तो 8:30 बज गए और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। शेयरिंग को स्टॉप कर सकते हैं, है ना। बाबा जी की बात है ना म्यूजिक जैसी सुनाई पड़ती है, संगीत पर सुनाई पड़ती है और भाषा इतनी सुंदर है, अभिव्यक्ति इतनी एक समानता को जैसे बाबा जी हमारे भीतर देख बहुत ऊर्जित कर देने वाली बाबा जी की अभिव्यक्ति और भाषा मुझे लगती है। तो आज के सत्र से जो भी किसी का जाना हो, कोई बात छूट गई हो तो उसको आप कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते। शालिनी दीदी का अभी बर्थडे यानी कि जन्मदिन तिथि के हिसाब से कल था, तो बहुत सारी बधाइयाँ। और उनका संकल्प है कि अभी जो 1 साल है तो इसी तरह से कई जो लोक चर्चा का जो आयाम है उसको वो शोध करेगी। तो हमने मुंद्रा में उनको आमंत्रित किया और मुंद्रा में बीएड कॉलेज में बहुत अच्छा, बहुत ही उत्साहवर्धक बच्चों के साथ 100 बच्चे थे बीएड कॉलेज के पोस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन के। तो वहाँ पे भी एक मौका मिला, फिर और भी एक तो कॉलेजेस और स्कूल, तो उनकी इच्छा है कि इसको भी आगे ऑनलाइन विधि से ऐसे कैसे भी बढ़ाया जाए। तो हम सबकी हार्दिक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। शुभेच्छा के साथ आपको तो सतत सहयोग भी प्राप्ति है और एक आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं भी प्राप्ति रहते हैं ना, तो ये भी एक बहुत सुखद सहयोग है मुझे लगता है। इस समय मुंद्रा में बैठे हैं अंकल जी के घर पे। तो बहुत बढ़िया, हमने कल बहुत अच्छा उत्सव वैसे मनाया, हम सभी ने मिलकर काफ़ी सारी चर्चा करी आगे के वर्षों में हम कैसे कल्पना कर पा रहे हैं अभी की स्थिति। तो हाँ, ये मेरा संकल्प है कि मैं 200 इस तरह से सत्र लेना, 200 कम से कम जो मैं छोटे छोटे वीडियोस रील्स उस विधि से इस बात का, इस भाषा का सामान्यकरण होने की बात और लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचे। अब मेरे भीतर अब आप सभी बैठे हैं तो मैं एक बार मेरे मन में ये बात भी जाग रही है कि जो हम ना इसमें भी देखें, जब हम बाबा जी के बात को पढ़ रहे हैं और तब कितना सुंदर प्रयोजन स्पष्ट होता है वीडियोस का। तो मेरी इच्छा है कि ऐसे शिक्षास्पद वीडियो भी हम बनाएं जिसमें हम सहअस्तित्ववादी सहअस्तित्ववादी विचार के आधार पर हम प्रतिक्रिया कैसा एक एक चीज़ जो है वो प्रयोजन के साथ जुड़ी हुई है ना, ताल में जैसा मिला हुआ है, ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री, ऐसी कुछ वीडियो हमारे। देखिए मेरा कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन ये बात मेरे विचार, मुझे लगता है मनुष्य के पास विचार आ जाता है तो काम भी हो जाता है। ये चीज़ें कौन है, इस बात को सोच सोच के उत्साहित होती रहती, नई नई चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। 1 वर्ष का तो कम से कम मुझे लगता है एक कार्यक्रम मैंने किया है और इससे मैं बहुत
उत्साहित तो हूँ ही, साथ साथ उत्साहित भी हूँ। जो आपको समझाने के क्रम में मेरे भीतर घट रहा है वो भी बहुत इतना ही। आप सभी नियम पूर्वक जुड़ते रहते हैं, इसके लिए भी खूब खूब धन्यवाद, आभार। और आज का सत्र यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद दीदी।